नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेस पाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रीट के सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है ज्वालामुखी। अपन इस टॉपिक को रीट तक का ही नहीं साथियों, इससे ही कई गुना आगे अपन फर्स्ट ग्रेड तक का पढ़ लेंगे, ताकि हमारी वीडियो अगर कोई देखता है तो ज्वालामुखी टॉपिक से आने वाला प्रश्न उसके कतई गलत ना हो सके। हम इसको इतना इस कदर डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। हम इस टॉपिक में जो कुछ भी है साथियों, ठीक है, उस सबको पूरा पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ज्वालामुखी के अर्थ अपन इसके पहले रूपरेखा देख लेते हैं साथियों कि अपन पढ़ने क्या क्या वाले इस टॉपिक में। तो साथियों, ज्वालामुखी में सबसे पहले तो ज्वालामुखी के सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है, उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बाद में साथियों ज्वालामुखी के प्रकार, मुख्य रूप से रीट में यदि कहीं से प्रश्न आने की आशंका है साथियों तो वो ज्वालामुखी के प्रकार ही है। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार जो है उद्भेदन की अवधि के आधार पर कि कितने कितने समय में उद्भेदन होता है वो पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर बाद में उसके बाद में अपन उद्भेदन के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में अपन उसके वितरण को पढ़ेंगे कि किस किस क्षेत्रों में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं साथियों। फिर बाद में अपन उसके लाभ, ज्वालामुखी से क्या लाभ होते हैं उस लाभ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ज्वालामुखी से क्या हानियां होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं साथियों, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ज्वालामुखी अगर आपने हमारी वीडियो से देख लिया है तो बस वो कंप्लीट है, अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। और इस ज्वालामुखी को पढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा साथियों कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक काम ये करना है साथियों कि अपने घर पे ये बोल देना है कि मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो आपको स्टडी रूम में जाना है और दरवाजा पूरी तरह से बंद कर देना है, लाइट ऑन करनी है, ईयरफोन डालने कान में, और जो कॉपी है ना, कॉपी को जरूर खोल देना, क्योंकि साथियों जो कुछ भी बताया जा रहा है अगर उस सब को आप पूरी तरह से लिख दोगे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले आज नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले साथियों, ठीक है ना। तो आप पूरी तरह से नोट्स बनाने हैं आपको, जो कुछ भी आपको मैं एक शब्द भी बोलूँ तो वो भी साथियों आपको आज उस नोट्स में लिखना है। मैं दावा ठोक के कहता हूं जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको पूरी देखनी है, भली है ना, पूरी देखनी है और आपको नोट्स बना लेने हैं। और मैं दावा ठोक के कहता हूं साथियों जितने ढंग से हम नोट्स बनवाएंगे आप आज आपके, ठीक है, आप भली चाहे सीकर की कोचिंग किए हुए हो, चाहे जयपुर की कोचिंग किए हुए हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप राजस्थान की कोई भी कोचिंग किए हुए हो साथियों, अगर ज्वालामुखी टॉपिक आपने हमारे द्वारा पढ़ लिया, ठीक है, तो आप एक बार तुलना कर लेना कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे, कौन सी गाइड पढ़ रहे, उससे 1000 गुना मैटर आज अपन अच्छा देने वाले। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है साथियों। ऐसे नहीं कि आप आधी 5 मिनट में आप कोई नहीं कर सकते कि हमने कितनी मेहनत की इसमें साथियों। तो टाइम बहुत कम है तो वीडियो को कम टाइम में पूरा कंप्लीट करवाना है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं साथियों। ज्वालामुखी वो प्रक्रिया होती है साथियों जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में साथियों मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रवित शैलें होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रवित चट्टानें होती है साथियों, तो द्रवित चट्टानें जो होती है ना उसको मैग्मा कहते हैं। और वो मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण कोमल भूमि से ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और ऊपर उठने से क्या होता है कि वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। जब तक वो चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहती है तब तक तो वो मैग्मा कहलाती है, लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तब उसको नाम जो है ना चेंज हो जाता है, तब उसको साथियों क्या कहते हैं, तो लावा कहते हैं साथियों। और इस प्रकार की विस्फोटन की प्रक्रिया को ही साथियों ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो मैग्मा पाया जाता है वो विविध कार्यों के प्रभाव से वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ये परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती, अपन ने क्या प्रश्न पुटअप होते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों। ज्वालामुखी होता कैसा है उसको एक बार देख लीजिए। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 11th आरबीएससी से ये मैटर साथियों इसमें काफी डाला है, ठीक है। याद रखना है कि ऊपरी मेंटल साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ये 3 भाग होते हैं, आपने पढ़े होगा। ऊपर होता है क्रस्ट, फिर बाद में मेंटल, फिर बाद में क्रोड। क्या होते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना वो उसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में क्रोड। तो साथियों मेंटल में भी, ऊपरी मेंटल में पिघली हुई द्रवित चट्टानें पाई जाती है साथियों, जिसको क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा कभी कभार क्या होता है कि बाहर विस्फोट के रूप में बाहर निकल जाती है, और वो जिस छिद्र से निकलती है तो उसको क्रेटर या वीवर कहते हैं। क्रेटर या वीवर कहते हैं, जिस छिद्र से निकलती है, ठीक है, उसको क्रेटर या वीवर कहते हैं। ये अंदर है तब तक मैग्मा है, जब बाहर निकल जाती है तो इसको लावा कहते हैं साथियों, ठीक है। और इस ज्वालामुखी का जो ये पूरा भाग है ना शंकु के आकार का बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ज्वाला शंकु कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसके साइड में दरारी उद्भेदन वगैरह भी हो जाता है मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत। तो इस प्रकार की छोटे छोटे और शंकु बन जाते हैं, जिसको गौण शंकु या फिर परजीवी शंकु के नाम से संबोधित किया जाता है साथियों। और ऐसे इसको कहते हैं गौण शंकु वगैरह, परजीवी शंकु, ठीक है। और इसके अलावा जो नली, जिस नली से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसको निकास नली कहते हैं। तो हमने सबसे पहले ज्वालामुखी के सामान्य जानकारी को पढ़ा, अब अपने आगे पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों को। और हम दावे के साथ कहते हैं प्रश्न अगर आएगा ना तो अधिकांश, हम 90% तो चांस ये है कि ज्वालामुखी के प्रकारों से ही प्रश्न आए, बाकी तो बहुत कम चांस है। लेकिन चूंकि अपने गोड़वाड़ में कहावत है कि ब्याह करो तो ब्याह पूरा गीत गावना पड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शादी करते हैं तो शादी
के पूरे गीत गाने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्वालामुखी टॉपिक को अपन जितना डीपली पढ़ेंगे उतना आपको यूट्यूब पे फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो साथियों, उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि कहने का मतलब यह है कि ज्वालामुखी जब फूटता है ना, अर्थात प्रस्फुटित होता है ना, तो उस प्रस्फुटित होने की अवधि के आधार पर जो है ना ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। उद्भेदन की अवधि के आधार पर, मतलब वो फूटता कब कब है, तो उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ना उसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे का नाम है सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा का अर्थ है शांत या मृत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है साथियों कि जो एक बार उद्भेदन होने के पश्चात लगातार उद्भेदन होता रहता है, अर्थात उसके अंदर से लावा हमेशा निकलता रहता है, उसको कहते हैं साथियों सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा प्रकार जो है वो मैंने इसमें लिखा नहीं, बाद में पढ़ेंगे साथियों। तो उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा उद्भेदन होता रहता है, जैसे कि ये ज्वालामुखी आपको दिख रहा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये हमेशा ही मतलब देखो फूटता ही जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रस्फुटित होता जा रहा है साथियों। तो फूटने की अवधि के आधार पर ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। दूसरा होता है साथियों प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त वो ज्वालामुखी होता है तो साथियों एक बार फूटने के पश्चात एक थोड़ी टाइम के लिए बंद हो जाता है, फिर बाद में कुछ सालों बाद वापस फूटता है, फिर बाद में वापस बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब वो फूटता जाता बंद होता जाता, इस टाइप का जो होता है ना, ठीक है ना। जो वर्तमान में फूटा और फिर बाद में बंद हो गया, तो वर्तमान में बंद हो गया, ठीक है, और फिर बाद में भविष्य में कभी वापस फूटता है वो, तो वो होता है साथियों प्रसुप्त ज्वालामुखी। जबकि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जो हमेशा ही फूटता ही जाता है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो हमेशा ही प्रस्फुटित होता रहता है, ठीक है, लावा बाहर निकलता रहता है। जबकि प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसके अंदर से एक बार फूटने के पश्चात वो बंद हो जाता है, फिर बाद में वापस फूटता है, ठीक है। जबकि शांत ज्वालामुखी वो होता है साथियों जो एक बार फूट गया फिर बाद में वो जिंदगी में भविष्य में कभी नहीं फूटता है, वो होता है शांत ज्वालामुखी। तो उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में विभक्त किया गया है साथियों। रीट में यही से प्रश्न आएगा कि कौन कौन से ज्वालामुखी जो है वो किस किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो सक्रिय ज्वालामुखी को देख लेते हैं साथियों। तो सक्रिय ज्वालामुखी के परिभाषा मैंने लिखी नहीं साथियों, आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा ही प्रस्फुटित होता रहता है, लावा वगैरह निकलता रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी का जो पहला उदाहरण है जिसका कहते हैं मोना लोआ साथियों। क्या नाम है? मोना लोआ। मोना लोआ साथियों, वैसे तो इन सबको आपको याद करना ही पड़ेगा, मैंने तरीका ये बताया साथियों, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। जो अगर क्लास मतलब अपने कमरे में बैठ के अगर नोट्स बना के पढ़ रहा है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। अगर पूरे नोट्स बनाने के बाद में वो अगर 2 बार पढ़ लेता है और इस वीडियो को एक बार वापस देख लेता तो याद हो जाएगा। अदरवाइज ये चीजें कोई इजी तो है नहीं, सीधी बात है, चीजें आपके याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मोना लोआ साथियों, मोना लोआ कहाँ पे स्थित है? तो मोना लोआ एक इस प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पे आया हुआ है? तो यूएसए में आया हुआ है साथियों। तो जो यूएसए है ना, अमेरिका के पश्चिम में साथियों जो है क्या कौन सा महासागर कहते हैं? तो प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में साथियों हवाई द्वीप आया हुआ है और उस हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है? तो यूएसए का अधिकार है। और जो वो है ना हवाई द्वीप, इसकी राजधानी क्या है साथियों? तो होनोलुलु। होनोलुलु किसकी राजधानी साथियों? तो होनोलुलु जो है ना हवाई द्वीप की राजधानी है। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है इसलिए हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं साथियों। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहते हैं? तो हवाई द्वीप को कहते हैं साथियों। तो हवाई द्वीप जो है वहां पे कौन सा ज्वालामुखी स्थित है साथियों? तो याद रखना मोना लोआ ज्वालामुखी जो है ना हवाई द्वीप पर स्थित है। मारवाड़ी में अपन याद कर सकते हैं कि भाई लोई आई गो, ठीक है। तो जब लोई आता है, लोई का अर्थ अपना गोडवाड़ी में कहते हैं ब्लड से, खून से, तो कहते हैं मोना लोआ के मोना के लोई आ गया, ठीक है। तो मोना के जब लोई आएगा तो खून का थक्का कैसे बनेगा? जब हवा आएगी साथियों। जब हवा आएगी ना तभी खून का थक्का बनेगा, तब तक तो उसके शरीर से खून निकलता ही जाएगा। किसके शरीर से? तो मोना के शरीर से। अपने ऐसे ट्रिक मैंने बताई है, वैसे आप कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मोना लोआ जो है ना वो कहाँ पे स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो सक्रिय रूप से उसके शरीर से खून निकलता रहता है, ऐसे अपन याद कर सकते हैं साथियों। तो आपको याद इतना रखना है कि मोना लोआ जो है ना, मोना लोआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है साथियों? तो सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है, जिस पर अधिकार किसका है? तो यूएसए का अधिकार है। और हवाई द्वीप जो है ना उसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं साथियों। मोना लोआ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे विश्व का सबसे बड़े आकार का अगर कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा फैला हुआ कौन सा ज्वालामुखी है साथियों पूरे विश्व में, तो याद रखना मोना लोआ जो है ना विश्व का सबसे बड़े आकार का ज्वालामुखी है। और उसके बड़े आकार का होने का कारण यह है कि साथियों उसका जो लावा जो होता है ना बहुत ही ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह वो फैल जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है साथियों? तो मोना लोआ ज्वालामुखी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा, ठीक है। दूसरा है साथियों किलायु ज्वालामुखी। साथियों जब किसी के कील चुभोते हैं, ठीक है, तो सक्रिय रूप से उसके शरीर से खून वापस आता है, याद रखना, ठीक है। तो किलायु ज्वालामुखी जो है ना वो भी कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। हवा लगती है तो फिर बाद में उसके भी खून का थक्का बनता है, अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखना है कि किलायु ज्वालामुखी जो है ना, किलायु ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है साथियों?
साथियों तो हवाई द्वीप पर स्थित है। कैसे ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। साथियों जैसे अपने राजस्थान में आरएस होता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीपीसीएस 2009 के पेपर में प्रश्न पुट हो रखा है कि विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़े आकार का तो हो गया मौना लोआ, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय, बहुत ज्यादा सक्रियता होती है उसमें साथियों। तो याद रखना कि किलायू ज्वालामुखी जो है ना वो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू ज्वालामुखी है। बताओ कैसे, क्या समझ में नहीं आया मुझे, ये बताओ इसमें किलायू ज्वालामुखी में। फिर बाद में अगला जो ज्वालामुखी है ना जिसको कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, क्या नाम है साथियों उसका? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ना वो लिपारी द्वीप पर आया हुआ है साथियों, लिपारी द्वीप पर, इटली के। साथियों जब आप देखते हैं ना इटली कहाँ पे आया हुआ है, तो जैसे कि ये है दक्षिणी ये साथियों अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका के उत्तर में आया हुआ है साथियों भूमध्य सागर, और फिर बाद में यूरोप शुरू हो जाता है। यूरोप के जस्ट नीचे जो है ना लटकता हुआ आकृति में वो साथियों है इटली, ठीक है। तो इटली के जस्ट नीचे एक द्वीप आया जिसका नाम है साथियों सिसिली, ठीक है। इटली के जस्ट नीचे एक द्वीप आया जिसका नाम है सिसिली, ठीक है। तो सिसिली पर जो ज्वालामुखी स्थित है ना उसका नाम तो है साथियों एटना ज्वालामुखी। इटली के दक्षिण में आया हुआ है सिसिली ज्वालामुखी जो है ना वो सिसिली द्वीप जो है, सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी स्थित है उसका नाम तो है एटना। लेकिन साथियों जो सिसिली के जस्ट पास में एक और द्वीप आया हुआ है जिसका नाम है लिपारी द्वीप। तो लिपारी द्वीप पर जो ज्वालामुखी स्थित है ना उसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। साथियों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ना इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। साथियों इटली के लिपारी द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो याद रखना कि इटली के लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। साथियों इसकी विशेषता यह है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इतना ज्यादा मतलब ये फूटता रहता बार बार, दूर से देखने में लगता है ऐसे जैसे कोई प्रकाश का स्तंभ हो साथियों, प्रकाश स्तंभ की मीनार हो। साथियों यूपीएससी आईएएस में चलने वाली किताब है साथियों डी.आर. खुल्लर की किताब, उसी में से मैंने काफी सारा मैटर उठाया साथियों। तो मैंने जो पढ़ा है ना ये मैटर, इसमें डी.आर. खुल्लर की किताब है, सविंदर सिंह की किताब का मतलब डाला इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। इसके अलावा मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मैटर डाला साथियों, और इसके अलावा मैंने 11th क्लास की आरबीएससी का तीसरा पार्ट जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें भी भूकंप, इसमें भी ज्वालामुखी का मैटर दे रखा, उसका भी मैंने डालने का पूरा प्रयास किया। मान के चलिए इसी में से आएगा साथियों, बहुत मेहनत की है मैंने, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली, मैं ये बता रहा था साथियों कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो स्थित है लिपारी द्वीप पर, लेकिन साथियों आईएएस में चलने वाली डी.आर. खुल्लर की किताब में भी साथियों उसकी लिपारी की जगह सिसिली लिखा हुआ है। तो देखिए बड़ी बड़ी किताबों में भी गलतियां हो सकती है साथियों, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कुछ किताबों में आपको इसका उत्तर सिसिली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ना लिपारी द्वीप पर स्थित है। एक्चुअली सिसिली के जस्ट पास में आया हुआ छोटा सा द्वीप जिसका नाम है लिपारी द्वीप। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ना कहां पे स्थित है? तो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं साथियों, इसको याद रखना आपको। और एटना ज्वालामुखी जो है ना वो इटली में स्थित है सिसिली द्वीप पर, ठीक है। और एक आपको याद रखना है कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है ना वो इक्वेडोर पे स्थित है। इक्वेडोर कहां पे आया है? तो दक्षिणी अमेरिका में आया हुआ साथियों, दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी क्षेत्र में एक देश आया है जिसका नाम है इक्वेडोर साथियों, और इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी आया जिसका नाम है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। और कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है ना उसको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहते हैं साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। याद रखना कि कोट तो ऊंचे ऊंचे लोग पहनते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मेरे जैसे गरीब थोड़ी पहनेंगे कोट, ऐसा आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मेरे जैसे गरीब नहीं पहन सकते, आप जैसे लोग पहनेंगे, ठीक है, बड़े बड़े लोग, ऊंचे लोग। तो ऐसे याद रखना कि भाई कोटोपेक्सी कहां पे आया है? तो कोटोपेक्सी एक प्रकार का कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो आया कहां पे है? तो इक्वेडोर में आया हुआ, दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर में आया हुआ। बताओ क्या समझ में नहीं आया साथियों? हर चीज फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, ठीक है। माउंट इरेबस या एयरबस, ठीक है, इसको कहीं इरेबस लिखा हुआ है और कहीं पे एयरबस लिखा हुआ है साथियों। अंटार्कटिका जो दक्षिण पृथ्वी के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप आया है जिसका नाम है अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी है साथियों जिसका नाम है माउंट इरेबस या एयरबस ज्वालामुखी। अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, कौन सा है? तो साथियों याद रखना माउंट इरेबस या एयरबस। विश्व का दक्षिणतम ज्वालामुखी कहते हैं इसको, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट इरेबस या एयरबस है। बैरन द्वीप एकमात्र अंडमान निकोबार में स्थित ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी को हमने देखा साथियों, एक बार पुनः देख लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो हमेशा उद्गार करता रहता है साथियों। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर यूएसए में स्थित है। प्रशांत, इसको हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। ये सबसे बड़े आकार का ज्वालामुखी है। आई बात समझ में? किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है, इटली में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। चौथा जो है एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कोटोपेक्सी जो है इक्वेडोर में स्थित है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का, ठीक है। और माउंट इरेबस एयरबस जिसको अंटार्कटिका में स्थित है, और अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप जो है ना, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। साथियों इससे डीप आपको कहीं नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम डीप है। रीट में अगर प्रश्न आया तो जहां तक हम सोच सकते हैं तो उद्गार की अवधि पर जो 3 प्रकार है ना, इन्हीं 3 प्रकारों में से आपको मिल जाएगा साथियों।
साथियों तो हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत सक्रिय ज्वालामुखी को देख लिया था, ठीक है। उद्भेदन की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय वो ज्वालामुखी जो हमेशा ही फूटता ही रहता है, ठीक है। जबकि प्रसुप्त वो ज्वालामुखी होता है जिसके ऊपर अवरोध आ जाता है, फिर कुछ समय बाद में वो वापस फूटता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रसुप्त, ठीक है। इसके ऊपर देखिए वो अवरोध आ रखा है लेकिन इसके अंदर अभी भी ज्वाला है, वो प्रसुप्त होता है, मतलब वो बाद में वापस फूटता है, ठीक है। जबकि शांत ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसके ऊपर पूरी तरह से वो जम जाता है, ठीक है, फिर बाद में वो कभी नहीं फूटता है, ठीक है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हमारे विषय में कौन कौन से है उनको अपन देख लेते हैं। प्रश्न यही से आएगा साथियों, अपने रीट में जो प्रश्न आएगा ना मुख्य रूप से ज्वालामुखी के प्रकारों के अंदर से ही आता है, ठीक है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आपको याद रखना है विसुवियस ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी साथियों? तो विसुवियस ज्वालामुखी आपको याद रखना है। वो कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है साथियों। इटली में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है साथियों जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी। ऐसे याद रखना कि भाई विश्व में ऐसा कोई नहीं जो इटली नहीं खाता है, ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना, ठीक है, कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो इटली में है। कैसा ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी साथियों। पूरे नोट्स बनाना है आपको, ये बिना नोट्स तो याद ही नहीं हो सकते हैं, है ना। तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो इटली में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी साथियों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान। अगर आपको पूछा कि जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, तो आपको क्या याद रखना है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ना वही जापान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। तो जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? तो आपको क्या याद रखना है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ना जापान की सबसे ऊंची चोटी है। वो आपको याद कैसे करना है साथियों? ज से ज पकड़ना है, ज से ज पकड़ना है कि भाई फ्यूजियामा में ज आ रहा है तो जापान में भी ज आ रहा है, ठीक है। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो जापान में स्थित है साथियों, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। क्राकाताओ ज्वालामुखी, ये तो आपको ऑलरेडी याद ही होगा साथियों। क्राकाताओ ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो मतलब प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी होता है जिसके ऊपर जो है ना इतना तेज ज्यादा जम जाता है कि फिर बाद में जब भी इसके अंदर से मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका जो क्रेटर है ना उसका मुख ये इतने मतलब तीव्रता से भर जाता है कि अंदर से जब आग वगैरह निकलती है ना तो इतनी तेज गति से निकलती है कि आवाज बहुत तेज आती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा तेज विस्फोटक अगर ज्वालामुखी अब तक का विस्फोट हो रखा है ना तो वो साथियों क्राकाताओ ज्वालामुखी ही है, जो एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसमें क्या होता है कि एक बार तो जोर से फूटता है, उसके बाद में वापस टाइम ये ऊपर मतलब जमा हो जाता है, ठीक है ना, लावा का, तो फिर बाद में वापस ये बंद हो जाता है, फिर बाद में वापस फूटता है। तो कहने का मतलब जो क्राकाताओ ज्वालामुखी जो है ना वो कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है साथियों। इंडोनेशिया वही जावा, सुमात्रा, बोर्निया, तिमोर, वहां पे जो देश आया है ना वहां पे स्थित है क्राकाताओ ज्वालामुखी। ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। जब आप विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी पढ़ेंगे, अभी तो अवधि के आधार पर पढ़ रहे हैं, उद्भेदन की अवधि के आधार पर 3 प्रकार है। जब विस्फोट के आधार पर पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी किस प्रकार का होता है साथियों, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा विस्फोटक होते हैं, ठीक है। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का भी एक उदाहरण है साथियों के क्राकाताओ ज्वालामुखी जो है ना किसका उदाहरण है? तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण है, मतलब सबसे तेज गति से फूटता है, ठीक है। ये कैसा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आई बात समझ में साथियों। माउंट मियोना आया हुआ प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। माउंट मियोना कहाँ पे स्थित है? तो साथियों याद रखना फिलीपींस में। फिलीपींस द्वीप समूह आपने पढ़े होंगे साथियों। रिंग ऑफ अग्निवलय जो है ना, ठीक है ना, वो कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो उसमें स्थित है, फिलीपींस में स्थित है साथियों माउंट मियोना। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसको आपको याद करना है साथियों। अंडमान निकोबार में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी है, एक तो सक्रिय है, एक सुसुप्त है, ठीक है। सक्रिय कौन सा था? तो हमने देख लिया था बैरन ज्वालामुखी, और दूसरा अंडमान निकोबार में जो है ना जिसको कहते हैं नारकोंडम, ये कैसा है? तो साथियों ये भी प्रसुप्त या सुसुप्त है, ठीक है। ये भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है साथियों, ये आपको याद रखना है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी को हमने पढ़ लिया कि भाई इटली का विसुवियस इटली में स्थित है, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा जो जापान की सर्वोच्च चोटी है। इंडोनेशिया का क्राकाताओ पीलियन तुल्य सर्वाधिक विस्फोटक, ठीक है। और माउंट मियोना फिलीपींस में स्थित है, और नारकोंडम जो है ना अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र प्रसुप्त है। फिर बाद में तीसरा जो प्रकार है ना उसको कहते हैं मृत या शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। मतलब एक बार विस्फोट हुआ था वो कभी भी, ठीक है, पहले के समय में, फिर बाद में वो बंद ही हो गया, विस्फोट ही नहीं हो रहा है, ऐसा ज्वालामुखी है साथियों मृत या शांत ज्वालामुखी। इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं तो इसको आपको जब नोट्स बनाओगे तो बार बार इसको पढ़ोगे क्या तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है ना। पर आप एक चीज है कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मेरे याद हो जाओ, ऐसा कोई आपकी 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि है तो शायद आप कर सकते हो। अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति हो, ठीक है, मतलब मेरे जैसे कि मुझे याद करने में चीजों में कठिनाई आती बकायदा, ठीक है, तो अगर मेरे जैसे व्यक्ति होता तब तो आपको लिख के याद होगा। जो चीजें बता रहा हूँ उसको पूरा लिखना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर बाद में वीडियो देखनी, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद होगा, ठीक है। कि ऐसा कोई है नहीं कि जो चीज समझने वाली है कि भाई ज्वालामुखी है उसके अंदर से अंदर लावा होता है बाहर निकलता है, वो चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। समझने ये चीजें याद करने वाली है थोड़ी सी, ठीक है ना। अब देखो मृत या शांत ज्वालामुखी माउंट चिम्बेरेजो साथियों इक्वेडोर में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो है ना, दक्षिणी अमेरिका इस प्रकार का अमेरिका, ठीक है, इस यहाँ पे एक देश आया हुआ है जिसका नाम इक्वेडोर साथियों। तो इक्वेडोर में माउंट चिम्बेरेजो ज्वालामुखी, जो कैसा ज्वालामुखी के शांत ज्वालामुखी है, एक बार फूटा फिर बाद में भी विस्फोट हो ही नहीं रहा, ठीक है।
एक है साथियों माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित साथियों माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये कैसा है तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। रीट का पेपर हुआ था आपको पता हो तो 2018 में, उसमें पूछा हुआ प्रश्न कि माउंट किलिमंजारो कहां पे स्थित है, तो याद रखना तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो तंजानिया में स्थित किलिमंजारो जो है ना वो मृत या शांत ज्वालामुखी है जो अभी विस्फोट नहीं हो रहा है, एक बार हुआ था सिर्फ। ठीक है, और माउंट केनिया भी अफ्रीका में स्थित है साथियों, ये केनिया देश में स्थित है। ठीक है, ये कहां पे स्थित है, तो ये केनिया देश में। तो अफ्रीका महाद्वीप के हमने 2 ज्वालामुखी देखे जो किस प्रकार के हैं, तो शांत ज्वालामुखी है। पहला हमने माउंट किलिमंजारो को देखा जो कहां पे स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। दूसरा हमने देखा माउंट केनिया जो केनिया में स्थित है साथियों। ठीक है, फिर बाद में एक है माउंट पोपा, क्या नाम है, माउंट पोपा जो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार जो देश है ना अपने भारत के पास में आया हुआ, ठीक है ना, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं वगैरह लगती है उससे उस साइड में आया हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना कहां पे स्थित है, म्यांमार में स्थित है। इसका क्या नाम है, माउंट पोपा। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी साथियों, याद रखना मृत या शांत ज्वालामुखी है माउंट पोपा। ठीक है, अब आपको याद रखना ईरान देश जो है ना, ईरान में भी 2 शांत ज्वालामुखी है, एक का नाम है देमबंद, दूसरा का नाम है कोहे सुल्तान। अब आपको याद रखना है कि अगर सुल्तान अगर सामने बैठा है तो सबकी देम बंद हो जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कि मतलब ये ऑलरेडी बंद ही है, देखो मृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो क्या नाम है, देमबंद और कोहे सुल्तान। कहां पे स्थित है, तो ईरान में स्थित है। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको जो चीजें है वो आपको याद करनी होगी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी एक बार वापस देख लीजिए, माउंट चिम्बेरो जो इक्वेडोर में स्थित है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, माउंट केनिया में स्थित है, माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है, ईरान में 2 स्थित है, देवबंद और कोहे सुल्तान साथियों। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार थे, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। हमने इसको पढ़ लिया है। अब अपन साथियों ज्वालामुखी जो है ना उसको उद्भेदन के आधार पर पढ़ने वाले साथियों। तो साथियों हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत उद्भेदन की अवधि के आधार पर हमने देख लिया था। ठीक है, अब अपन उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार को देख लेते हैं साथियों। उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर ये बहुत सारे प्रकार के ज्वालामुखी है और इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि साथियों अपन को याद होना चाहिए कि किस प्रकार के ज्वालामुखी में किस प्रकार की ज्वालामुखी में कितनी अम्लता होती है और कितनी क्षारीयता होती है। अगर याद रखना साथियों, जिस ज्वालामुखी में क्षारीयता ज्यादा होगी तो उसका जो फैलाव है ना वो ज्यादा होगा। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ठीक है, इसका फैलाव इतना ज्यादा कैसे हो गया कि उसमें क्षारीयता ज्यादा है, मतलब जब लावा निकला तो वो फैलता गया। मतलब क्षारीय ज्वालामुखी जो होते हैं ना, क्षारीयता लिए हुए, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से जो लावा है वो फैल जाता है। ठीक है, पतला लावा होता है। ठीक है, वो जिसमें क्षारीयता ज्यादा होती है, जिसमें अम्लता ज्यादा होती है ना उसमें जो है ना जमाव ऊपर की ओर होता है, शंकु बड़ा बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर मतलब क्या हुआ कि विश्व में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है, उसमें इस प्रकार की अलग प्रकार की उद्भेदन की प्रक्रिया हुई कि उसको एक प्रकार मान लिया गया बाकायदा। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कि एक है हवाई तुल्य के हवाई द्वीपीय क्षेत्रों में जिस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार मान लिया गया। तो उद्भेदन की प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी ये प्रकार है, अपन इसको पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी मतलब ऐसे कौन कौन से किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जो हवाई तुल्य, उसकी क्या विशेषता साथियों। तो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ना उसमें क्षारीयता की मात्रा साथियों अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार के रेड कलर याद रखना साथियों आपको कि इन प्रकार के ज्वालामुखी में लावा की क्षारीयता के कारण पतला लावा होता है। मतलब इसमें क्षारीयता की मात्रा अधिक होने के कारण लावा जो है ना वो बहुत ही पतला होता है। इसलिए ये जो लावा है ना बड़ी दूरी तक फैलता है। मतलब ये देखो, ये लावा अगर यहाँ से निकलेगा तो बड़ी दूरी तक फैलेगा। ठीक है, इसका शंकु भी फैला हुआ होता है। देखो इसका जो शंकु है ना वो बहुत फैला हुआ है और उद्भेदन में ये शांत होता है। किस प्रकार का होता है, तो शांत होता है साथियों। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी होता है तो उद्भेदन में शांत होता है। तो याद रखना हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो होता है ना उद्भेदन में शांत होता है। और शांत होने का कारण यह है कि इससे के विस्फोट से बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती है साथियों। कारण यूं कि जब इसमें से पतला लावा निकलता है ना तो पानी की तरह वो धीरे धीरे रेंगता हुआ फैल जाता है। ठीक है ना, तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए कहां पे जाते, तो आप याद रख सकते हो साथियों कि प्रशांत महासागर में हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, उद्भेदन में शांत होता है। जैसे उदाहरण अपन देख सकते हैं कि मोना लोआ ज्वालामुखी साथियों, विश्व का सबसे ज्यादा फैला हुआ ज्वालामुखी कौन सा है साथियों, तो मोना लोआ ज्वालामुखी है। ठीक है, हमने सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत इसको पढ़ा था। फिर बाद में किलाऊ ज्वालामुखी, ये विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी एक प्रकार का हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। तो हवाई तुल्य में मुख्य रूप से 2 ज्वालामुखी आते हैं। इसमें क्षारीयता की मात्रा क्या होती है, तो साथियों अधिक होती है। तो हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया साथियों। अगला जो है ना स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हमने पढ़ा था साथियों कि इटली के दक्षिण में 2 द्वीप आए, एक तो है
एक तो है सिसली और एक है लिपारी। सिसली द्वीप पर जो है ना उसका तो नाम है एटना, और लिपारी द्वीप पर जो है ना उसका नाम है साथियों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, तो इटली के लिपारी द्वीप पर एक बार जो उद्भेदन हुआ था स्ट्रोम्बोली, तो वो अपने आप में एक विशेषता बन गया। ठीक है, अब उसके प्रकार की ज्वालामुखी को अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ना अम्लता इसमें होती है साथियों, इसमें देखो क्षारीयता होती है लेकिन इसमें अम्लता होती है, लेकिन अम्लता की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है साथियों। तो अम्लता क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है, पतला लावा बनता है इसमें भी साथियों, क्योंकि अम्लता कम है तो लावा पतला ही बनेगा, और इसका शंकु भी अक्सर फैला हुआ होता है, इस प्रकार का फैला हुआ होता है साथियों। ठीक है, और इस प्रकार की जैसे कि देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ना लिपारी द्वीप पर इटली में ये स्ट्रोम्बोली तुल्य के अंतर्गत आता है साथियों। इसका विस्फोट जो है ना वो कम विस्फोटक होता है, इतनी कोई तेज आवाज नहीं आती, इसमें तो आवाज बिल्कुल ही नहीं आती और इसमें बहुत तेज आवाज नहीं आती। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर अपन पढ़ते हैं क्रम के अंतर्गत, दूसरा क्रम है साथियों स्ट्रोम्बोली तुल्य का, और तीसरा जो क्रम है ना उसका नाम है विसुवियस या वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी साथियों। इसमें भी थोड़ी कम अम्लता रहती है, इसमें अम्लता होती है साथियों, इसमें भी अम्लता है और इसमें भी अम्लता है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कम अम्लता है, तो इसमें इसका लावा फैलेगा। ठीक है, और इसकी जो अम्लता है ना इसके मुकाबले तो ज्यादा है, मतलब स्ट्रोम्बोली के मुकाबले तो ज्यादा है, लेकिन वैसे इसमें भी कम ही है वल्केनियन में। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी कम अम्लता होती है साथियों। धुएं का जो आकार है ना इसका फूल गोभी जैसा बनता है, इस प्रकार का। देखिए इसकी आकार कैसा है, तो फूल गोभी फूल गोभी जैसा आकार किस में बनता है याद रखना साथियों, तो विसुवियस या वल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ना उसके धुएं का आकार किस प्रकार का बनता है, तो फूल गोभी जैसा बनता है। इसका उदाहरण क्या है साथियों, तो इटली में एक माउंट सोमा नाम का ज्वालामुखी है ना वो इसी विसुवियस का उदाहरण है साथियों। ठीक है, कि इटली में विसुवियस जो ज्वालामुखी है ना, तो विसुवियस जैसा ही एक और ज्वालामुखी जिसका नाम है इटली का माउंट सोमा। ठीक है, वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी इसी तुल्य आता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला जो ज्वालामुखी है ना इसको कहते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। साथियों याद रखना सबसे ज्यादा इसमें अम्लता होती है और इसका जो ये जब फूटता है ना तो बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ में आवाज करते हुए फूटता है। तो अपन याद रख सकते हैं कि सबसे भीषण और सबसे विनाशकारी और सबसे तेज फूटने वाला, सबसे ज्यादा तेज प्रस्फुटित होने वाला, अपन क्या पढ़ रहे हैं उद्भेदन के आधार पर, सबसे तेज उद्भेदन करने वाला ज्वालामुखी कौन सा है साथियों, तो याद रखना सबसे तेज उद्भेदन करने वाला ज्वालामुखी जो है वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक अम्लीय होता है। किस प्रकार का सर्वाधिक अम्लीय, इसका लावा जो है ना गाढ़ा होता है और सर्वाधिक विस्फोटक होता है। ठीक है, पीली ज्वालामुखी एक्चुअली आया कहां पे है, तो आप पढ़ सकते हैं कि अमेरिका जो है ना उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में आया हुआ है साथियों, कैरिबियन सागर। ठीक है, तो कैरिबियन सागर में सबसे पहले पीलियन तुल्य विस्फोट हुआ था, फिर बाद में अपने आप में विशेषता लेके बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और ज्वालामुखी साथियों क्राकाताओ ज्वालामुखी, वर्तमान में अपन याद रख सकते हैं कि सबसे तेज अगर कोई फूटा है ना ज्वालामुखी तो वो क्राकाताओ ज्वालामुखी है। वो किस प्रकार का है, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है साथियों। तो हमने इसको पढ़ने का पूरा प्रयास किया। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो क्रम से बनते हैं साथियों, क्रम आप बताइए कि सबसे कम कहां पे फूटता है और फिर बाद में ज्यादा कहां पे, फिर ज्यादा कहां पे। तो क्रम याद रखना कि सबसे कम जो है ना वो हवाई तुल्य में फूटते हैं। ये भी शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है साथियों के उद्भेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे कम मतलब शांत कौन सा होता है, तो याद रखते हैं हवाई तुल्य। ठीक है, फिर बाद में स्ट्रोम्बोली तुल्य जो है ना वो उससे थोड़ा तेज, फिर बाद में विसुवियस और वल्केनियन तुल्य उससे तेज, और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज्यादा तेज होता है। पीलियन तुल्य का जो उदाहरण है वो आपको याद रखना है क्राकाताओ ज्वालामुखी साथियों। तो हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत ज्वालामुखी के दोनों प्रकार के प्रकार देख लिए, एक तो ज्वालामुखी उद्भेदन के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रकारों को देखा, चाहे वो ज्वालामुखी का प्रकार भले वो अवधि के आधार पर हो या फिर उद्भेदन के आधार पर हो, हमने कुछ भी ना छोड़ते हुए एकदम डीपली पूरे दोनों प्रकार देख लिए साथियों। आशा करते हैं रीट में उसी के अंदर से प्रश्न आएगा। 90% चांस तो यही है कि अब तक जो हमने पढ़ा वही से प्रश्न आ जाएगा, बाकी 10% चांस है उसके लिए अपन पूरा ज्वालामुखी टॉपिक को खींचने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैटर है एक्चुअल में बड़े एग्जामों के लिए है, लाइक फर्स्ट ग्रेड जैसे। ठीक है, और ये मैटर मैंने 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल अंतर्गत आपको ये याद रखना साथियों कि ज्वालामुखी से बनी आकृतियों को भी अपन को पढ़ना पड़ेगा कि ज्वालामुखी जो है ना उसके अलावा उसका जो अंदर जो मैग्मा पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है वो जब बाहर आती है तो कौन से आकृतियों का निर्माण करती है, और वो जब अंदर ही जम जाती है तब कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है। अर्थात ज्वालामुखी अगर आंतरिक भागों में जम जाती है, ठीक, ज्वालामुखी के अंदर जो पाया जाने वाला लावा आंतरिक भागों में ही जम जाता है, तब जो आकृतियां बनती है उसको आंतरिक आकृतियां कहते हैं। ठीक है, और जब बाहर जमती है, ठीक है, ज्वालामुखी के उद्भेदन के बाहर वाले साइड में जमती है, ठीक है, तब उसको बाह्य आकृतियां कहते हैं साथियों। तो अब अपन पहले आंतरिक आकृतियों को पढ़ लेते हैं साथियों। हालांकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन तक्षशिला क्लासेस पाली है वो हर टॉपिक को एकदम डीपली ही पढ़ाता है, आप जानते हो। ठीक है, अब देख लीजिए साथियों ज्वालामुखी के अंतर्गत आंतरिक आकृतियों को पहले देख लेते हैं कि भूगर्भ की आंतरिक पिछली चट्टानें, जैसे पिघली लिखना था, ठीक है, याद रखना भूगर्भ की आंतरिक पिघली चट्टानें जो होते हैं ना, द्रवित चट्टानें, जिसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो याद रखना मैग्मा कहते हैं। रेड वाला कहाँ पे, हाँ,
भूगर्भ की आंतरिक पिघली चट्टानें जो होती है, ठीक है, उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, जो अंदर पाई जाती है, ठीक है साथियों। जब ये बाहर आती है ना, तब इसको क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसी से आग्नेय शेल का निर्माण होता है। आग्नेय शेल इग्नियस शब्द से बना है, ठीक है। तो इग्नियस जो है ना, इग्नियस शेल आग्नेय शेल जो है ना, किससे बनती है? तो लावा से बनती है या मैग्मा से बनती है साथियों, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो आग्नेय शेल का निर्माण होता है। आग्नेय शेल में साथियों आपको ये याद रखना है कि वैसे तो बहुत सारी प्रकार की आग्नेय शेलें होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जो आंतरिक भागों में पाई जाती है आग्नेय शेल, उसको ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट के पत्थर निकला करते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। बहुत ही अच्छा खनिज होता है, ठीक है। और जो बाहर की ओर पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं, जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। तो आग्नेय शेलें भी 2 प्रकार की होती है साथियों। आंतरिक भाग में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो ग्रेनाइट कहते हैं। जब ऊपर वाले क्षेत्र में जो बनती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बेसाल्ट कहते हैं साथियों, ठीक है। पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्कन ट्रैप वगैरह, ठीक है। आप पढ़ते हो तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी साथियों, ठीक है। तो आंतरिक के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि लावा के अंदर जमने से बनी शेलें जो होती है ना, आंतरिक बाहर जमी शेलें बाह्य आकृतियां कहलाती है। जब आंतरिक भागों में ही शेलें जम जाती है, तब वो क्या कहलाती है? तो आंतरिक आकृतियां कहलाती है। और जब वो बाहर आके जमती है, ठीक है, ज्वालामुखी के बाहर आके जमती है, तो वो बाह्य आकृतियां कहलाती है। तो साथियों हम अभी जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आंतरिक आकृतियां साथियों। ये बहुत ही अच्छा मैटर है साथियों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं इलेबोरेट करने वाला हूं साथियों। बैथोलिथ क्या होता है साथियों? अब ये जो आकृतियां है ना, आप जैसे कि ये ज्वालामुखी है साथियों, ठीक है। तो ज्वालामुखी ये जो है ना, ज्वालामुखी के बाहर जो आकृतियां बनती है ना, वो नहीं पढ़ रहे। ज्वालामुखी के भी अंदर साथियों, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो आकृतियां बनती है ना, उसको अपन पढ़ने वाले के ज्वालामुखी के अंदर ही जम के कौन सी आकृतियां बनती है पढ़ेंगे ही नहीं साथियों। याद भी कक्ष के अंदर ही करना है साथियों, ये मान के चलना है। मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप जो है ना नोट्स बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मैं नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना साथियों। तो देख लीजिए बैथोलिथ किस प्रकार की आकृति है, उसको देख लीजिए साथियों। जब पृथ्वी के अंदर, मतलब ज्वालामुखी जो है ना अब शांत हो चुका है, और ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में, मतलब बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर जब गुबंदाकार आकृतियां बन जाती है ना साथियों, तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। अब आप कहोगे कि अच्छा इसको बैथोलिथ कहते हैं, लेकिन आपको डाउट होगा साथियों, जब अपन पढ़ेंगे लेकोलिथ को पढ़ेंगे ना, तब डाउट होगा साथियों। बैथोलिथ और लेकोलिथ में क्या फर्क है? जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गुबंदाकार आकृतियां पाई जाती है ना, उसको बैथोलिथ कहते हैं। अब आप पूछोगे लेकोलिथ किसको कहते हैं, तो मैं फिर यही कहूंगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गुबंदाकार आकृतियां होती है, उसको लेकोलिथ कहते हैं। अब आप कहोगे कि जो आंतरिक भाग में पाई जाती है उसको बैथोलिथ कहते हैं या लेकोलिथ कहते हैं, कोई एक चीज बताओ ना। तो साथियों मैं ये कहता हूं, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि इसकी आकृति जो है ना, इसकी जो आकृति जो है ना, वो गुबंदाकार है, पहली बात तो एक। दूसरी बात, ये दोनों ही ग्रेनाइट से बनी है, मतलब आग्नेय शेल से बनी है, और आंतरिक भाग में पाई जा रही है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है साथियों कि बैथोलिथ जो है ना, वो और अधिक गहराई में पाई जा रही है, जबकि जो लेकोलिथ है ना, वो बैथोलिथ के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। अपने ऐसे याद रख सकते हैं नॉर्मली कि जब अपन बैठते हैं ना, तो आकाश में थोड़ी बैठते, ऊपर थोड़ी बैठते तो अंदर ही बैठते हैं ना, नीचे ही बैठते हैं ना। ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि बैथोलिथ जो आकृति होती है ना, बैथोलिथ आकृति पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली आकृति। अपन याद रख सकते हैं कि भूपर्पट्टी की अधिक गहराई में स्थित लावे के जमने से बनी गुबंदाकार आकृति। कैसी आकृति? तो गुबंदाकार आकृति। कहां पे? तो अधिक गहराई में साथियों, ठीक है। ग्रेनाइट से बनी होती है साथियों। ग्रेनाइट वो शेलें होती है जो आग्नेय शेलें होती है, जो आंतरिक भाग में पाई जाती है। हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। ये अपक्षय की प्रक्रिया से फिर बाद में भविष्य में बाहर भी आ जाती है। एक बार जम गई, फिर बाद में अपक्षय का अर्थ होता है साथियों टूटाव, ठीक है। जब चट्टानों में टूटाव होता है ना, मतलब वो टूटती है विभिन्न कारणों से, तो फिर वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना ज्वालामुखी की अंदर वाला भाग मैंने बताया, ठीक है। इसके ऊपर ज्वालामुखी होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ज्वालामुखी के अंदर वाला भाग अब देखिए बहुत ही गहराई में बन रही है। किस आकार में बन रही है? तो गुबंदाकार आकृति में बन रही है। इसको कहते हैं बैथोलिथ। मुझे लगता है साथियों ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हमने इतना डीपली पढ़ने का प्रयास किया। तो बैथोलिथ वो आकृति होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है, और किससे बनती है? तो ग्रेनाइट शेल से, अर्थात आग्नेय शेल से बनती है, लावा के जमने से, मैग्मा के जमने से बनती है साथियों। बैथोलिथ आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेकोलिथ जो है ना, वो आंतरिक गुबंदाकार आकार है इसका भी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना बैथोलिथ के मुकाबले थोड़ी ऊपर पाई जाती है। ये आंतरिक भाग ही है, ज्वालामुखी तो इसके ऊपर है साथियों। तो आंतरिक गुबंदाकार आकार होता है इसका, बैथोलिथ की तुलना में ये थोड़ी ऊपर होती है। और आपको याद रखना साथियों, 11th की किताब में लिख रखा है, तीसरे पार्ट में नाम है उसका आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसका नाम है पार्ट का, ठीक है। उसके अंदर से ये वाला मैटर लिया मैंने, ठीक है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट से बनी जो चट्टानें है ना, कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट से बनी जो पहाड़ियां है ना, वो किसका उदाहरण है साथियों? तो लेकोलिथ का उदाहरण है, याद रखना। तो लेकोलिथ का उदाहरण क्या है? तो कर्नाटक में जो ग्रेनाइट की बनी पहाड़ियां है ना, वो लेकोलिथ का उदाहरण है साथियों। याद हो चुका होगा आपको कि बैथोलिथ तो वो होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है, जबकि जो लेकोलिथ होती है वो भी आंतरिक भाग में पाई जाती है, लेकिन बैथोलिथ के मुकाबले वो थोड़ी ऊपर पाई जाती है। मुझे लगता है साथियों आपको याद हो चुका होगा, बैथोलिथ को हमने पढ़ा, लेकोलिथ को हमने पढ़ा।
अब एक है साथियों लेपोलिथ। लेपोलिथ साथियों आपको पता है तो हम गोडवाड़ी है, ठीक है, तो गोडवाड़ में कहते हैं कि किसी भी चीज को देनी हो तो अपन कहते हैं कि लेपो। लेपो मतलब ले लो के लिए अपन क्या बोलते हैं, लेपो, ठीक है। तो अपन याद कर सकते हैं कि साथियों लेपोलिथ मतलब अपन क्या लेंगे साथियों, रोटी लेंगे। रोटी लेते हैं ना साथियों, तो आपको पता होगा कि रोटी जब उगती है ना तो रोटी का आकार कैसा होता है साथियों। तो आपको सबको पता है कि रोटी जब उगती है उसका आकार तस्तरी नुमा होता है साथियों। तो साथियों जो आकृति तस्तरी नुमा आकृति की होती है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों से बनी जो तस्तरी नुमा आकृति होती है ना उसको क्या कहते हैं, तो लेपोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि लेपोलिथ जो आकृति होती है ना तस्तरी नुमा आकार की आकृति होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किससे बनती है, तो लावा के जमने से बनती है साथियों। तो लेपोलिथ मतलब लेपो, क्या लेपो तो मतलब तस्तरी नुमा रोटी ले ले, ऐसे मतलब अपन याद रख सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, वैसे आपको याद करना ही है, तो मैं ऐसी बता रहा हूँ आपको अगर सही लगे तो आप मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिए। वैसे मैं ट्रिक पे रत्ती भरी बिलीव नहीं करता, लेकिन सब बनाते हैं तो सोचा मैंने भी थोड़ा बता ही दूं, कोई ये थोड़ा सा डीप पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो लेपोलिथ जो है ना, लेपोलिथ ये किस प्रकार की आंतरिक चट्टानें होती है, तो याद रखना तस्तरी नुमा आकृति की चट्टानें होती है। देखिए ये तस्तरी रोटी के आकार की मैंने बनाई है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, कमेंट करिए कि क्या चीज मेरे द्वारा पढ़ाई गई वो आपको समझ में नहीं आई या मैंने कोई गलत तथ्य बताया हो तो मुझे बताओ, ठीक है। फेकोलिथ साथियों, फेकोलिथ जब आप बॉल को ऐसे फेंकते हो साथियों, ठीक है, बॉल को जब आप फेंकते हो तो वो टप्पे खाती बॉल कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है कि नहीं जाती, मुझे बताओ। तो आपको पता होगा साथियों फेंकते अपन किसी बॉल को, ठीक है, तो वो ऐसे आकृति करते हैं। तो याद रखना साथियों मोड़दार और लहरदार आकृति में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें बनती है उसको कहते हैं फेकोलिथ साथियों। मुझे लगता है आपको ये याद हो चुका होगा। एक अब दो आकृति और होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में साथियों, चादरनुमा जो आकृति बनती है ना, चादरनुमा पतली आकृति, उसको तो कहते हैं शीट, मतलब शीट बन जाती है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के जमने से जो चादरनुमा आकृति बनती है, ठीक है, उसको कहते हैं शीट। लेकिन वही चादर जब मोटी हो जाती है तब उसको क्या कहते हैं, सील। तो शीट और सील में क्या फर्क है, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित टर्म है, याद रखना साथियों। ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक चट्टानें हैं, है ना। शीट क्या होती है कि क्षैतिज तल में चादर जैसा पतला, याद रखना पतला जमाव, है ना, इस प्रकार का शीट कहलाता है। जबकि सील जो है ना, सील वो क्षैतिज तल में चादर जैसा मोटा जमाव कहलाता है, इस प्रकार का आपको याद हो चुका होगा साथियों। एक और आकृति है डाइक, बहुत ईजी है साथियों। डाइक में क्या होता है कि पृथ्वी के जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी में कई बार क्या होता है कि दरारों से भी ज्वालामुखी निकलने लग जाता है, ठीक है। फिर बाद में उसमें नलिकाएं बन जाती है और उस नलिका में इस प्रकार का जमाव हो जाता है लंबाकार, ठीक है। इस प्रकार को मैंने यहाँ पे जूम करके इसको बताया, इस प्रकार का लंबाकार जमाव हो जाता है साथियों, उसको क्या कहते हैं, तो उसको डाइक कहते हैं। प्रवाह दरारों में लंबवत दीवार जैसी आकृति क्या कहलाती है, तो डाइक कहलाती है साथियों। अब यही जब डाइक है ना अपक्षय या अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा फूट के उसके ऊपर वाला क्षेत्र बिखर जाता है, ठीक है, और ये डाइक जो है ना दिखने लग जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं साथियों। डाइक तो वो होता है जो जैसे कि ये है ज्वालामुखी, ठीक है, और ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी में यहाँ पे जम गया तो डाइक है, ठीक है। फिर बाद में भविष्य में आसपास की आकृति टूट जाती है और सिर्फ यही रहती है, ये दिखने लग जाती है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दिखने लग जाती है, तब इसको स्टॉक कहते हैं साथियों। आपने इसको समझने का पूरा प्रयास किया होगा साथियों, तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, आपने याद कर लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है आंतरिक बनने वाली अंतर्वेदी चट्टानें जो ज्वालामुखी से जो आंतरिक अंतर्वेदी चट्टानें होती है उसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि बैथोलिथ चट्टानें वो होती है जो गुंबदाकार में होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है, जबकि लेपोलिथ वो होती है जो आंतरिक भाग में तो होती है, लेकिन याद ये रखना है कि ये इस बैथोलिथ के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। जबकि लेपोलिथ वो होती है जो तस्तरी नुमा आकार में जो जमाव होता है उसको लेपोलिथ कहते हैं साथियों। जबकि फेकोलिथ वो होती है जो लहरदार या मोड़दार आकृति में होती है और शीट वो होती है जो चादर आकार वाली पतली होती है साथियों, और सील वो होती है जो चादर आकार वाली मोटिया जो होती है वो, ठीक है। और डाइक वो होता है जो दरारों में इस प्रकार का लंबवत जमाव पाया जाता है साथियों 90 डिग्री कोण पर। जो स्टॉक जो होता है ना, जब ये ऊपर से उड़ जाती है तब क्या कहलाती है, तो स्टॉक कहलाती है साथियों। ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक आकृतियों को हमने पढ़ लिया है साथियों। अब अपन पढ़ने वाले ज्वालामुखी से बनने वाली बाह्य आकृतियों के बारे में। तो साथियों हमने ज्वालामुखी के अंतर्गत सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रकार देखे थे, ठीक है, दोनों प्रकार हमने ढंग से देख लेते हैं। फिर बाद में हमने ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियों को देखा जिसमें आंतरिक आकृतियां जो थी वो हमने देख ली थी। अब साथियों ज्वालामुखी से बनने वाली बाह्य आकृतियां हम देख लेते हैं साथियों। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। ये वाला मैटर जो अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको DR खुल्लर की किताब से पढ़ाया जा रहा है साथियों, ठीक है। इसका स्रोत भी मैंने बता दिया, मुझे किसी प्रकार का कोई हिता है नहीं साथियों, ठीक है। जो है आपको पढ़ना है, देख लीजिए साथियों। आपको निर्धारित करना है कि जो पढ़ रहे हो कितना मतलब है, आपको मैटर आपको पता चल जाएगा। बाह्य आकृतियां साथियों देख लेते हैं। क्रेटर क्या होता है साथियों, जो ज्वालामुखी जो होता है ना, ज्वालामुखी उसका कटोरे नुमा या कप नुमा जो मुख होता है ना,
उसको क्या कहते हैं साथियों, तो क्रेटर या वीवर कहते हैं। तो ज्वालामुखी का कटोरे नुमा या फिर कप के आकार का जो मुख होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो साथियों उसको क्रेटर कहते हैं। एसएससी में पूछा वो प्रश्न कि कप के आकार का मुख होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, इसी को वीवर भी कहते हैं साथियों। ज्वालामुखी का कटोरे नुमा कप के आकार का मुख क्या कहलाता है, तो क्रेटर कहलाता है साथियों। और इसी क्रेटर में जब प्रसुप्त ज्वालामुखी जो हमने पढ़े थे जिसमें क्या होता है कि वो जम जाते हैं ऊपर से, ठीक है। तो जमने के पश्चात साथियों उसमें जब जल आता है ना, जब बारिश वगैरह होती है तो जल आता है, ठीक है, तो उससे झील का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं साथियों, तो क्रेटर झील कहते हैं साथियों। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी का कटोरेनुमा कप के आकार का मुख क्या कहलाता है, तो क्रेटर कहलाता है साथियों। और इसमें पानी भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है साथियों। साथियों विश्व में बहुत सारी क्रेटर झीलें साथियों, एक अपने भारत में ही साथियों महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक झील स्थित है जिसका नाम है साथियों लोनार झील। कौन सी झील साथियों, तो लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। एक साथियों झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। पेरू और बोलिविया साथियों दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत दो देश आए हुए हैं जिसका नाम है पेरू और बोलिविया, ठीक है ना। तो पेरू और बोलिविया में साथियों टिटिकाका झील स्थित है। और इसी झील को साथियों हनीमून लेक भी कहते हैं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों के हनीमून लेक किसको कहते हैं साथियों, तो टिटिकाका झील को कहते हैं साथियों। एक और बात आपको याद रखनी है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो यही टिटिकाका झील है ना, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है। और ये किस प्रकार की झील है, तो ये क्रेटर झील है, अर्थात ज्वालामुखी के मुख में बनी हुई झील है साथियों, ठीक है। और ओरिगन झील जो है ना, ओरिगन झील वो यूएसए में आई हुई, वो भी किस प्रकार की झील है साथियों, तो वो भी एक प्रकार की क्रेटर झील है। आप याद रख सकते हो साथियों टिटिकाका जो है ना, टिटिकाका किस देश में स्थित है, तो पेरू और बोलिविया में स्थित है साथियों। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहलाती है। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको दिया साथियों, ठीक है। तो क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है और ज्वालामुखी के मुख में जब पानी भर जाता था उसको क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। बहुत सारे क्रेटर झीलें स्थित है जिसमें से आपको तीन मुख्य रूप से याद रखनी है। एक तो टिटिकाका जो कहां पे स्थित है, पेरू और बोलिविया में साथियों। एक लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है। इसके अलावा एक जो है ना अपने अमेरिका में ओरिगन झील स्थित है, ठीक है साथियों। तो क्रेटर इसको कहते हैं। फिर बाद में एक होता है साथियों कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है साथियों, कभी कभी साथियों जो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है ना उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जमा हो जाता है और जब अंदर से जब प्रेशर लगता है, ठीक है, किसका, तो अंदर से लावा और धुएं का जब प्रेशर लगता है तो ऊपर वाला जो है ना भाग पूरी तरह से उड़ जाता है, ऊपर से शंकु ही उड़ जाता है। अब या तो वो शंकु धंसता है, ठीक है, किसी कारण की वजह से, और या फिर पूरा उड़ जाता है। तो क्या होता है कि साथियों क्रेटर जो है ना, क्रेटर पूरी तरह से ऊपर से उड़ जाता है और उसका आकार जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है साथियों। तब उसको साथियों उसी क्रेटर को कॉल्डेरा कहते हैं। अब फर्क ये है साथियों, क्रेटर जो होता है छोटा होता है कटोरेनुमा आकार का, जबकि कॉल्डेरा जो होता है ना, कॉल्डेरा बड़ा होता है, क्योंकि वो या तो उड़ जाता है, ठीक है, या फिर ऊपर से धंस जाता है, ठीक है, या तो धंस जाता है या फिर उड़ जाता है। कहने का मतलब ऊपर का शंकु वाला भाग है ना पूरी तरह से उड़ जाता है, बहुत ही बड़ा आकार में बनता है, उसको कहते हैं साथियों कैल्डेरा, उसी को कॉल्डेरा कहते हैं साथियों, ठीक है ना। तो जापान में एक कैल्डेरा स्थित तो ये कैल्डेरा कहते हैं साथियों, ठीक है। कैल्डेरा जो है ना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कड़ाई। कड़ाई मतलब कड़ाई जैसे बड़े आकार का हो जाता है साथियों, अपन ऐसे याद रख सकते हैं साथियों। तो जो कटोरेनुमा आकार का होता है उसको तो क्रेटर कहते हैं, जब ये बड़ा भाग हो जाता है यहाँ से पूरी तरह से उड़ जाता है, ठीक है, तो ये आकार कड़ाई जैसा हो जाता है, इसको तब क्या कहते हैं साथियों, तो कॉल्डेरा कहते हैं। आई बात समझ में, देख लेते हैं साथियों। तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने या फिर धंस जाने से बनी आकृति है, या तो उड़ जाता है या फिर धंस जाता है, उससे आकृति ये बनती है कॉल्डेरा, ठीक है। कॉल्डेरा शब्द स्पेनिश भाषा का है जिसका अर्थ है कड़ा, मतलब कड़ाई होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा कहाँ पे स्थित है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, 112 किलोमीटर की परिधि है इसकी साथियों। ये कहां पे स्थित है, तो आसो कॉल्डेरा जो कि जापान में स्थित है। जापान में स्थित कौन सा नाम, आसो कॉल्डेरा कहां पे स्थित है, तो जापान में स्थित है, जिसकी परिधि 112 किलोमीटर है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा कहां पे स्थित है, तो आसो कॉल्डेरा जो कि जापान में स्थित है। बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया साथियों। इसमें पानी भरने से कॉल्डेरा झील बन जाती है साथियों। आपने लेक टोबा झील पढ़ी होगी साथियों, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में आई हुई साथियों, ठीक है ना। सुमात्रा द्वीप वो है जो अंडमान निकोबार से सबसे निकटतम द्वीप है। ये भी प्रश्न आईएएस में पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत, ठीक है। तो कॉल्डेरा आपको याद रखना है, तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने या धंस जाने से बनी आकृति, ठीक है। मैंने आपको पूरे नोट्स पैटर्न में बना के दिया ताकि आपको लिखने में कोई आसानी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लिख रहे हो, साथ साथ में लिख रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद होगा, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब खोपड़े में उतर जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो तो मैं आपकी गारंटी नहीं लेता, हाँ आपका काम हो सकता है, लेकिन अगर लिख रहे हो तो पूरा गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि लिखने के बाद में 2 बार पढ़ लेते हो और 1 बार वीडियो देख लेते हो तो पूरी तरह से दिमाग में सेव हो जाएगा साथियों। मैं ये गारंटी है साथियों मेरी। अगर आपकी बुद्धि जो है ना, बुद्धि लब्धि औसत जितनी भी है ना, तो भी सेव हो जाएगा। अगर प्रतिभाशाली तो देखने से याद हो जाएगा, ठीक है।
कॉल्डेरा तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने या धस जाने से बनी आकृति। साथियों कॉल्डेरा शब्द स्पेनिश भाषा के कड़ा से बनी है। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा आसो कैल्डेरा की जो कि जापान में स्थित 112 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी परिधि इसमें। और अगर इस कैल्डेरा में पानी बनती है ना तो पानी भर जाता है ना जब बारिश के कारण, तब ये कैल्डेरा झील बनती है, ठीक है। जैसे कि लेक टोबा जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सी लेक टोबा? टोबा झील, जिसको इस लेक यानी झील, और टोबा झील कहाँ पे स्थित है? लेक टोबा तो साथियों याद रखना उत्तरी सुमात्रा आया हुआ कहाँ पे है साथियों? तो इंडोनेशिया में आया हुआ है। तो हमने बाह्य आकृतियों के अंतर्गत क्रेटर को पढ़ा और कैल्डेरा को पढ़ा। अब पढ़ते हैं साथियों गीजर को। गीजर क्या होता है साथियों? कि प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। साथियों आईएएस में ये प्रश्न मैंने देखा था कि मणिकरण जो है ना, मणिकरण कहाँ पे आया है, ऐसा प्रश्न मैंने देखा था आईएएस में, ठीक है। प्रश्न एक्चुअली में आपको पता हो तो आईएएस के पेपर में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होती है। तो उस टाइम मैंने जो पेपर देखा, मैंने क्या, तो उसमें साथियों मणिकरण नहीं लिख के मणिकरण लिख दिया उन्हें, मणिकरण। तो मैंने देखा कि मणिकरण पता नहीं कहाँ पे आया हुआ है। फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ा कि अच्छा ये मणिकरण की स्पेलिंग लिखी हुई, जो मिस्टेक में मणिकरण लिख दी। तो याद रखना आईएएस के पेपर में यह प्रश्न आ चुका है कि मणिकरण जो है ना वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है मणिकरण। तो गीजर जो है ना, गीजर क्या होते हैं? प्राकृतिक गर्म जल स्रोत होते हैं, मतलब इसके अंदर से अपने आप ही गर्म जल निकलता है, ठीक है। और ये अपने मणिकरण जो है ना अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मतलब भारत में भी गर्म जल स्रोत स्थित है। इससे ज्ञात होता है कि मणिकरण जो गर्म जल स्रोत है ना वो कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा ओल्ड फेथफुल गीजर साथियों, ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ना येलोस्टोन पार्क यूएसए में स्थित है। साथियों सबसे पुराना अगर कोई पार्क है ना तो वो यूएसए का येलोस्टोन पार्क है, जहाँ पे क्या स्थित है साथियों? तो ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है। मुझे लगता है साथियों ये आपको सुन के याद हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गीजर जो होता है ना प्राकृतिक गर्म जल स्रोत होते हैं, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ना यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। साथियों धुआरे सब साथियों ज्वालामुखी के अंदर से कभी कभी धुआरे भी निकलते हैं साथियों, तो धुआरों को भी अपन को पढ़ना जरूरी है साथियों। तो गंधकीय धुआरा नाम का एक धुआरा साथियों, गंधकीय धुआरा वो कहाँ पे स्थित है साथियों? तो इटली के सोल्फतारा में स्थित है। इटली के सोल्फतारा में गंधकीय धुआरा स्थित है साथियों। ये एक फैक्ट है साथियों, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको इशारों में याद रखनी है साथियों के। सोल्फतारा इटली में क्या है स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है कि गंधकीय धुआरा जो है ना वो सोल्फतारा इटली में स्थित है, ठीक है। ये सोल्फतारा जगह का नाम है जहाँ पे गंधकीय धुआरा स्थित है। धुआरे का नाम है गंधकीय धुआरा, जो कहाँ पे स्थित है? तो सोल्फतारा इटली में स्थित है, ठीक है। अब देखो 10,000 धुआरा घाटी है ना, 10,000 धुआरा घाटी ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो उत्तरी अमेरिका के भी उत्तर में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अपन देखेंगे ना तो उत्तरी क्षेत्र में एक मतलब अलास्का आया हुआ है, ठीक है ना। और ये अलास्का के जस्ट बाद में आता है अलास्का, बाद में कनाडा आता है, फिर बाद में यूएसए, फिर बाद में मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका है ना इस 4 भागों में बटा हुआ साथियों। तो अपन देख लेते हैं, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे बीच में कनाडा ने सबसे ऊपर है अलास्का, ठीक है। तो इस अलास्का पर अधिकार कनाडा का नहीं होकर इससे नीचे वाले यूएसए का अधिकार है। किसका? तो यूएसए का अधिकार किस पे है साथियों? तो अलास्का पे है। इसी वजह से जो अलास्का में जो 10,000 धुआरा घाटी है ना वो कहाँ पे स्थित है? अलास्का में, जिस पे अधिकार अलास्का पर अधिकार किसका है? तो ये याद रखना है आपको, यूएसए का अधिकार है। तो साथियों 10,000 धुआरा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो अलास्का में स्थित है। ये आपको फैक्ट है जो याद रखना। इसके अलावा कौन सी ज्वालामुखी से बाह्य आकृति बनती है साथियों? तो ज्वालामुखी का जो शंकु या पर्वत बनता ना इस प्रकार का, ये ज्वालामुखी की बाह्य आकृति है साथियों, आंतरिक थोड़ी है, अंदर थोड़ी बनना कोई है, तो बाहर बनना साथियों, ठीक है। तो ये किस प्रकार की आकृति है? तो बाह्य आकृति है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु साथियों ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी का जो शंकु होता है ना वो किस प्रकार का होता है साथियों? तो ज्वालामुखी शंकु कोई एक प्रकार का नहीं होता साथियों, बहुत सारे प्रकार के शंकु होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु साथियों वो शंकु होता है ये मुख्य रूप से साथियों हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। हवाई द्वीप कहाँ पे है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर है उसी प्रशांत महासागर में आया हुआ है साथियों हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी क्या है साथियों? होनोलुलु, ठीक है ना। इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं हवाई द्वीप पर, जहाँ पे किलायू और मोनालोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। तो ज्वालामुखी शंकु जो है ना, सिंडर शंकु क्या होता है अपन ये पढ़ रहे थे साथियों। सिंडर शंकु वो होता है जब उसके अंदर से जब धुआं निकलता है और धुएं के साथ साथ में बहुत सारी राख निकलती है साथियों, और वही राख हवा के प्रभाव से जम जाती है और ठंडी होकर आसपास के क्षेत्र में बिखर जाती है साथियों। और उस बिखरने से राख के द्वारा जो शंकु बनता है साथियों, उस राख से बने शंकु को सिंडर शंकु कहते हैं। और वो कहाँ पे स्थित है साथियों? तो मुख्य रूप से हवाई द्वीप में स्थित है। बताओ क्या समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। अगला है अम्ल या लावा शंकु। साथियों हमने पढ़ा था कि जो लावे से जो शंकु बनते हैं ना साथियों वो ऊपर बनते हैं, आकृति में ऊपर होता है, क्योंकि उसमें सिलिका तत्व जो है ना वो अधिकता होती है उसमें, और ये गाढ़ा होता है जिसका आकार जो है ना ऊपर की ओर उठा हुआ होता है साथियों, ठीक है। जबकि जो क्षारीयता से जो बनता है ना वो इस प्रकार से बिखरा हुआ बनता है, जिससे पठार बनते हैं मुख्य रूप से, मतलब लंबा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो मोनालोआ को हमने पढ़ा था साथियों, ठीक है। तो अम्ल लावा कैसा होता है? तो सिलिका की अधिकता से गाढ़ा व ऊंचा होता है साथियों, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की आकृति बनती है साथियों,
इस प्रकार की आकृति किसकी बनती है साथियों? तो अम्लीय लावा की बनती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया साथियों? एक पैटिक या पठारी लावा साथियों, ये सिलिका की कमी के कारण पतला होता है, मुख्य रूप से जैसे मोना लोवा हो गया, ठीक है। इसकी आकृति इस प्रकार बिखरी हुई होती है। सबसे बड़ा, अगर विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो साथियों आपको याद रखना है कि मोना लोवा जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ये पैटिक लावा को आपने समझ लिया होगा कि सिलिका तत्व की कमी के कारण ये पतला होता है और पूरी तरह से बिखर जाता है। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? ठीक है। संकुष्ट शंकु साथियों, संकुष्ट शंकु आप ये पढ़ोगे कि कौन इन कौन, ये क्या चीज है साथियों? संकुष्ट शंकु अर्थात ये साथियों के जो ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला जो शंकु है ना, ऊपर वाला भाग है, उसके अंदर एक और शंकु बन जाता है साथियों। पास में बनते वो नहीं कह रहा हूं मैं, ज्वालामुखी के ऊपर अंदर ही एक शंकु बन जाता है साथियों। तो साथियों आपको पता होगा कि विसुवियस साथियों एक ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली में आया हुआ ज्वालामुखी। तो इटली के विसुवियस में जो ज्वालामुखी है ना, वो इस प्रकार का ही ज्वालामुखी है साथियों, जिसमें क्या होता है कि शंकु के अंदर शंकु बन जाता है। ये शंकु है और इसके अंदर एक और शंकु बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कौन होता है ना, उसको संकुष्ट शंकु कहते हैं। वो कहां पे स्थित है साथियों? तो अपने विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? और मिश्रित शंकु साथियों वो होता है जिसमें क्या होता है कि शंकु जो है ना, जैसे कि ये शंकु है, ठीक है, और ये शंकु जो है ना, इसमें बहुत सारी दरारें होती है, ठीक है। इस प्रकार की दरारें होती है, जैसे ये पानी है, जैसे कि ये नली है, ज्वाला नली, और ज्वाला नली से इस प्रकार की दरारों के द्वारा ये जुड़ा होता है, ठीक है। और जैसे कि ये मुख्य रूप से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में यहाँ से भी निकल रहा है। तो इस प्रकार के शंकु ऊपर और बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ऊपर जो शंकु बनता है ना, वो तब क्या होता है कि एक जो शंकु होता है ना, उसके अंदर और बहुत सारे शंकु बन जाते हैं, तब इसको मिश्रित शंकु के नाम से संबोधित किया जाता है साथियों। आगे और पढ़ते हैं साथियों। तो साथियों ज्वालामुखी हम पढ़ रहे थे, और ज्वालामुखी के अंतर्गत जो मुख्य जो बिंदु थे, मुख्य रूप से जैसे कि ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियां, प्रकार जो भी थे वो हमने विस्तृत ढंग से पढ़े हैं, और बनने वाली आकृतियां जो है आंतरिक और हो चाहे बाह्य हो, उसको भी विस्तृत ढंग से पढ़ा है। इसमें यूं है साथियों कि कुछ चीजें अपन को वैसे चलना तो यही चाहिए कि पहले हम उत्पत्ति पढ़ाए, फिर बाद में उसके लाभ वगैरह पढ़ाए, और मतलब ये क्रम होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया इसमें कि जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको पहले पढ़ा दिया वीडियो में, ठीक है। तो ये दो पार्ट थे ना, उसी में से ये आशा करते हैं कि 95% चांस है कि अब तक जो पढ़ाया गया उसमें से प्रश्न आ जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो पूरा डीपली पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना इसमें से चीजें आपको सिर्फ समझनी है, समझ में आए तो ठीक। अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने डीआर खुल्लर की बुक से अभी चीजें उठाई है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी थोड़े लेंगे, ठीक है। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये जो पढ़ाया जा रहा है पूरी तरह से विस्तृत है, हमें जितना मैटर मिला उसमें से हमने करवा दिया, ठीक है साथियों। तो ज्वालामुखी से निश्रित पदार्थ साथियों, ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं ना, वो किस किस प्रकार के होते हैं साथियों? तो ठोस भी निकलते हैं, द्रव भी निकलते हैं, और गैस भी निकलते हैं साथियों। तो कौन कौन से प्रकार है उसके नाम देख लेते साथियों। तो साथियों ज्वालामुखी के अंतर्गत हमने ज्वालामुखी के प्रकारों को देख लिया था, उसके पश्चात हमने ज्वालामुखी के प्रकार दोनों प्रकार से देख लिए थे, ठीक है। और उसके पश्चात ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियों को देखा था, जिसमें आंतरिक और बाह्य आकृतियां हम देख चुके हैं साथियों। 90% चांस है कि वही से प्रश्न आ जाएगा, फिर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए पीछे से भी करवा रहे हैं साथियों। हालांकि बड़े एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे एग्जामों की दृष्टि से अब आगे वाला मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कह देते साथियों। लेकिन फिर भी हम कुछ छोड़ने नहीं वाले हैं, एकदम कंप्लीटली डीपली पढ़ाने का प्रयास किया गया साथियों। और इसमें पीछे आप देख लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़े डाल देंगे आए हुए सवाल साथियों, ठीक है। ज्वालामुखी से निश्रित पदार्थ साथियों, ठोस पदार्थ निकलते हैं, तरल पदार्थ भी निकलते हैं, और गैसें भी निकलते हैं। ठोस पदार्थों में साथियों ज्वालामुखी जी की जो राख निकलती है ना, जो राख निकलती है ज्वालामुखी के अंदर से, उसको साथियों सिंडर कहते हैं साथियों। सिंडर शंकु भी पढ़ा था, ज्वालामुखी की राख से के उड़ने से बनता है साथियों, हवाई क्षेत्र में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ज्वालामुखी राख को क्या कहते हैं? तो सिंडर कहते हैं, एक ठोस पदार्थ है। और बड़े बड़े गोलास्म निकलते हैं साथियों, जिसको ज्वालामुखी बम्ब कहते हैं साथियों। ज्वालामुखी बम्ब क्या होते हैं? बड़े बड़े गोलास्म जो फुटबॉल के आकार के होते हैं साथियों, और साथ साथ मटर और चने के आकार के भी निकलते हैं, छोटे छोटे दाने ज्वालामुखी अंदर से है ना, तो उसको लेपिली कहते हैं साथियों। लेपिली किसको कहते हैं? तो छोटे मटर के आकार के दाने निकलते हैं साथियों। छोटे नुकीले टुकड़ों के जुड़ने से साथियों ज्वालामुखी संकोणाश्म बनते हैं। ज्वालामुखी संकोणाश्म क्या होते हैं? तो छोटे छोटे नुकीले टुकड़े जब लावा के प्रभाव से एक दूसरे से निकट आके जम जाते हैं साथियों, इस प्रकार जैसे कि ये जम जाते हैं, अलग ही प्रकार की आकृति बन जाती है साथियों, उसको क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी संकोणाश्म के नाम से संबोधित किया जाता है साथियों। तो ज्वालामुखी से निश्रित पदार्थ के अंतर्गत हमने ठोस पदार्थों को देख लिया है साथियों, और तरल पदार्थ के अंतर्गत आपको ये याद रखना है साथियों कि लावा बनता है साथियों। लावा एक पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पाई जाती है, पिघली हुई चट्टानें, वो जब बाहर आती है उसको लावा कहते हैं साथियों, ठीक है। इसके अलावा गैसें भी निकलती है, सर्वाधिक जो गैस निकलती है उसको जलवाष्प कहते हैं साथियों। जलवाष्प कितनी निकलती है? तो 60 से 90% जो निकलती है ना अंदर से, ज्वालामुखी के अंदर से, उसको जलवाष्प कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है साथियों। इसके अलावा साथियों हमने पढ़ लिया है ज्वालामुखी से निश्रित पदार्थ के क्या क्या निकलते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को पूरी तरह से डीपली पढ़ा जा चुका
होता है साथियों। अब आगे देखेंगे साथियों ज्वालामुखी का वितरण के पृथ्वी के धरातल पर ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से है साथियों। तो आपको ये याद रखना है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी, आपको क्या याद रखना है, जैसे कि ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जो पाया जाता है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर जो है ना, इसके पूरे किनारे किनारे साथियों पाई जाती है ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का अग्निवलय कहते हैं साथियों। पृथ्वी का अग्निवलय किसको कहते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। साथियों यह प्रश्न एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी को क्या कहता है, तो पृथ्वी का अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं साथियों। याद रखना मध्य विश्व पेटी जो है ना, मध्य विश्व पेटी यूरोप और एशिया के मध्य मुख्य रूप से फैली हुई है साथियों, मध्य क्षेत्र में, जिसमें यूरोप का आल्प्स पर्वत, कॉकासस पर्वत साथियों, रूस और जॉर्जिया के मध्य स्थित है। इसके अलावा भूमध्य सागर क्षेत्र में भी ज्वालामुखी का पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी है साथियों, जैसे कि अफ्रीका की रिफ्ट वैली, ठीक है, वहां पे कैमरून पर्वत जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा मतलब निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा आइसलैंड में 25 या 20 करीब ज्वालामुखी स्थित है, आपको पता हो तो। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक घटक है ना, कैप वर्दे द्वीप वगैरह जो है ना, वो ज्वालामुखी की द्वीपों के उदाहरण है साथियों। इसके अलावा फिलिपाइन द्वीप समूह जो है ना, वो सर्वाधिक ज्वालामुखी वहां पे पाए जाते हैं। ये बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिटर्न एग्जाम में कि ज्वालामुखी के वितरण को समझाइए साथियों। इसके अलावा उत्पत्ति के कारण भी देख लेते हैं साथियों। हालांकि पूरा कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव में जो आता है ना वो हम पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई रिटर्न एग्जाम में दे तो कुछ चीजें अपन देख लेते हैं जो समझने से संबंधित है साथियों, कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस कारणों की वजह से होता है। ऐसा क्या होता है कि ज्वालामुखी को फूटना पड़ता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो साथियों भूगर्भ में तापमान अधिक होती है ना, तो तापमान के कारण जो पृथ्वी की चट्टानें जो है ना वो फैल जाती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। पहला कारण ये है। दूसरा है साथियों कमजोर भूभाग। जब कमजोर भूभाग होता है और अंदर से जब ज्वालामुखी की पिघली हुई चट्टानें अंदर से फोर्स करती है तो साथियों ज्वालामुखी उत्पन्न होती है साथियों। इसके अलावा गैसों का दबाव होता है, ठीक है, गैसों के दबाव से भी ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। 10,000 धुआरा घाटी आपने नाम सुना होगा, अलास्का में स्थित है साथियों। इसके अलावा भूकंप भी ज्वालामुखी का एक प्रमुख कारक है। भूकंप के द्वारा भी ज्वालामुखी उत्पन्न होती है साथियों। तो साथियों ज्वालामुखी के अंतर्गत हमने अभी ये लास्ट स्लाइड है साथियों, याद रखना ज्वालामुखी के आपने बहुत सारी हानियां सुनी होती है, लेकिन साथियों आपने ये नहीं सुना होगा कभी कि ज्वालामुखी के लाभ भी होते हैं साथियों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से लाभ है साथियों। देखना, भूगर्भ में बने दाब को बाहर निकालकर पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है साथियों। तो भूगर्भ के अंदर बहुत सारा जो दबाव होता है, बहुत सारी गैसें होती है, उसको अगर बाहर नहीं निकाला गया तो फिर वो भूकंप और उससे भी विकराल रूप धारण कर सकता है साथियों। लेकिन ये जो है ना, जिस प्रकार कुकर जो होता है ना, कुकर में वायु का गैस के रूप में ऊपर जो सुरक्षा वाल्व होती है, तो कुकर के अंदर से सुरक्षा वाल्व के रूप में वो काम करता है, कुकर के ऊपर वाला भाग, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो ज्वालामुखी जो है ना, वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ये इसका पहला मतलब उपयोग है साथियों, ये पहला लाभ है। इसके अलावा भूगर्भ का ज्ञान होता है साथियों। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भ के अंदर से मेग्मा लावा नहीं निकलता तो किसको पता चलता कि मेंटल के ऊपरी भाग में, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेंटल क्षेत्र पाया जाता है उसके उत्तरी भाग में द्रवित शैलें पाई जाती है। किससे ज्ञात हुआ? ज्वालामुखी से। कहना ये चाह रहा हूं साथियों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रवित चट्टानें पाई जाती है। इसका पता कैसे चलता? पता जब ज्वालामुखी अंदर से विस्फोट होता है तभी तो पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर मतलब इस प्रकार की पिघली हुई शैलें भी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी का एक लाभ ये है कि भूगर्भ का ज्ञान होता है इससे, कि भूगर्भ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है साथियों। इसके अलावा बेसाल्ट सेलों के द्वारा वर्टिसॉल का निर्माण होता है साथियों। आंतरिक भागों में जो पाई जाती है शैलें उनको ग्रेनाइट कहते हैं, जबकि ऊपर वाले भाग में पाई जाती है उसको बेसाल्ट शैलें कहते हैं साथियों। बेसाल्ट शैलें वो होती है जिनके विखंडन से भविष्य में साथियों वर्टिसॉल का निर्माण होता है। वर्टिसॉल का मतलब होता है काली मृदा का निर्माण होता है साथियों। काली मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपने पढ़ा होगा, कपास हो गया चाहे गन्ना हो गया, इसके लिए बहुत ही एक अच्छी उपजाऊ मृदा होती है साथियों। तो इसका निर्माण भी ज्वालामुखी से होता है, ये इसका बहुत ही बड़ा लाभ है साथियों। ठीक है, इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों। हमने मणिकरण पढ़ा था, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। मणिकरण कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों, है ना। इसके अलावा खनिजों की प्राप्ति भी होती है साथियों। कौन से? मुख्य रूप से ग्रेनाइट खनिज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बहुत धात्विक खनिजों को भी बहुत सारी प्राप्ति होती है साथियों, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनाइट का पत्थर निकलता है, ठीक है, ये भी इसका लाभ। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य साथियों, आपको पता हो तो वो टिटिका का झील है, ठीक है। टिटिका का झील बहुत ही ऊपर नौकागम्य झील है जिसको हनीमून लेक कहते हैं, एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य वाली क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके ऐसे बहुत सारे साथियों लाभ है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के हानियां ही नहीं साथियों, लाभ भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं साथियों। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी ही नहीं है साथियों। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहां पे पूरे महाद्वीप में कहीं ज्वालामुखी नहीं है ना। क्या है? तो वहां पे रेत के दौरे गिब्सन, सिम्पसन बहुत सारे
मरुस्थल है साथियों वहां पे, ठीक है, ज्वालामुखी नहीं। भूकंप व ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी प्लेटों के किनारे होती है साथियों। भूकंप और ज्वालामुखी मुख्य रूप से कहां पे आती है, जहां पे विनाशकारी प्लेटें एक दूसरे से टकराती है ना, वहां पे सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आया करते हैं। एक तथ्य है, मैंने कुछ मान्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जो छूट गए थे पीछे, ठीक है। अब ज्वालामुखियों का देश किसे कहते हैं साथियों, तो इंडोनेशिया जो है ना उसको ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, जबकि भूकंपों का देश जो है ना उसको जापान कहते हैं साथियों, ठीक है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं साथियों के एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे आते हैं। मध्यम स्तरीय एग्जामों को मैंने यहाँ पे लिया था साथियों, ठीक है, कि पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल पाई जाती है। पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत या पिघली हुई सेल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, क्या बेसाल्ट कहते हैं उसको, क्या लेकोलिथ कहते हैं, क्या लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं साथियों। लावा तो वो होता है जो ऊपर पाया जाता है साथियों, जो अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। आरआरबी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है साथियों, कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, ये आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न साथियों, याद रखना। कोटोपेक्सी जो है ना इक्वेडोर में स्थित है, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। मोनालोआ उदाहरण है साथियों, मोनालोआ किसका उदाहरण है साथियों, हवाई क्षेत्र में स्थित है, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण साथियों। मोनालोआ सर्वाधिक लंबी आकृति में और बहुत सबसे बड़ा मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, हमने इसको पढ़ा था किसमें आया हुआ, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम, जैसे राजस्थान में आरएस होता है ठीक उसी प्रकार बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता साथियों, ठीक है। राजस्थान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी उत्तर प्रदेश पीसीएस साथियों। राजस्थान में जैसे आरएस होता है ठीक उसी प्रकार यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम यूपी पीसीएस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न कि संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो साथियों किलाउ ज्वालामुखी जो है संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़े आकार का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था, तो मोनालोआ था, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण मोनालोआ, जबकि जो किलाउ जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है साथियों, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी का कपनुमा आकार साथियों, एसएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न, ज्वालामुखी के जो कपनुमा जो मुख का आकार होता है ना, प्रश्न पूरा लिख देना था मेरे को, ठीक है। तो पूरा प्रश्न यह है कि ज्वालामुखी का कपनुमा जो मुख का आकार होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, क्या सिंडर शंकु कहते हैं, क्या अवकेंद्र कहते हैं या अधिकेंद्र कहते हैं या क्रेटर कहते हैं साथियों, तो हमने पढ़ा था उसको क्रेटर कहते हैं साथियों। धन्यवाद आप सभी का बहुत इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए साथियों। मैं दावा ठोक के कहता हूं मैंने इस टॉपिक को जितना डीपली इस यूट्यूब पे फ्री में करवाया साथियों, आप पूरे यूट्यूब खोज डालिएगा। हालांकि हमें पता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो चीजें बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ सकते। हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत आपने देखा होगा साथियों कि हमारे जो व्यू तो है ना वो तो करीब 2000 के करीब 2000 से भी ज्यादा व्यू आ चुके थे, लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया, क्योंकि समझ में आना चाहिए। क्योंकि शायद या तो मैं जो मैटर पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई कमी लग रही है, या फिर मैंने कुछ गलत तथ्य बताए होंगे शायद आपको, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ इसी वजह से आप लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो। शायद मेरा पढ़ाने का तरीका इतना सही नहीं है, इस हिसाब से आप नहीं कर रहे हो। बट जो भी है मेरा काम है पढ़ाना, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो मैंने ज्वालामुखी टॉपिक डाला है। अगर आपको ऐसा लगा है कि वाकई में इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसने जो मैटर डाला है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया और मैंने जो मैटर डाला वो अगर आपको समझ में आया है तो साथियों प्लीज 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 इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज ज्यादा समझ में आई और कौन सी चीज कम समझ में आई और आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है साथियों, इसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इसके नोट्स बना लिए हैं आपने तो आप भली राजस्थान की किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और कहीं भी कोचिंग किए हुए अगर ज्वालामुखी टॉपिक आपने हमारी वीडियो से फ्री में देख लिया है तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि मैटर में कितना डिफरेंट है या कि कितना डिफरेंट नहीं है। साथियों मैंने जो मैटर उठाया है ना आज वाला जो ज्वालामुखी का मैटर 2-4 किताबों का मिश्रण है साथियों। एक तो सविंदर सिंह की बुक आती है साथियों, उसमें से थोड़ा बहुत मैटर लिया साथियों मैंने। इसके बाद 11th की आरबीएससी की किताब जो है ना उसमें से भी मैंने मैटर लिया है। 11th की आरबीएससी की किताब में मुख्य रूप से तीसरा जो पार्ट है ना उसमें से मैंने बैथोलिथ लेकोलिथ वगैरह लिया, आप देख सकते हो साथियों। तीसरा पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो एक बुक आती है साथियों डी.आर. खुल्लर की, यूपीएससी के लिए चलती है, जो पीछे वाला जितना भी मैटर है ना जो मैं लिखित में रिटर्न में दिया है लाभ वगैरह सारी चीजें मैंने डी.आर. खुल्लर की किताब से लिया साथियों, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन वगैरह उठाए है ना वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव से उठाया साथियों। तो ये जो मैटर है ना कोई एक किताब का नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत लगी है साथियों। अगर इस मेहनत को आपको लगा है कि हमने मेहनत की है और हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ काम आ रहा है आपको तो साथियों आपको लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद साथियों और हम मिलते हैं बहुत सारी क्लासों के साथ में। तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार साथियों।